नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। आज हम पटना में सीपीआई एमएल लिबरेशन के कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ सीपीआई एमएल लिबरेशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं और उनसे आज हम लोग कुछ ख़ास बातचीत करेंगे प्रवासी मज़दूरों को लेकर के और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के। कॉमरेड, आपका स्वागत है। एक तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा है पहले चरण में, और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आप लोग उसमें शामिल होंगे, और अगर आप शामिल होंगे तो आपकी खास मांग इस गठबंधन सरकार से क्या रहेगी? हाँ, देखिए, शामिल तो जैसे अभी हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी है और बहुत कोई ताकत नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों के अपने जो एक प्रोग्रामेटिक समझ है कम्युनिस्ट मूवमेंट को लेकर के, तो उस हिसाब से शायद अभी वो स्टेज नहीं आया जहां हमें सरकार में शामिल होने की स्थिति बनी है। लेकिन कुल मिला के हम लोग फिर से इस पर सोचेंगे। हमें लगता है कि हम लोगों की जो एक बार ख़ास बात ये हुई, जो आप अगर देखेंगे कि जो महागठबंधन बना, तो एक तो डिमांड ये ज़रूर है कि बदलाव, सरकार बदल जाए, लेकिन उसका जो संकल्प पत्र आया है 25 पॉइंट्स, ये थोड़ा अलग किस्म का है। एक बार अगर उनके मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में जो आंदोलन के अभी इस दौर के जो मुद्दे हैं, और बिहार की भी जो एक तरीके से माने बदलती एक स्थिति है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको उसमें दिखेगा। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे, जैसे बिहार की जो वर्किंग क्लास है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री तो यहाँ है नहीं, कोई इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास उस सेंस में नहीं है, लेकिन जो बिहार के हिसाब से जो एक उभरता हुआ मजदूर वर्ग है, उसके अलग अलग तबके हैं अलग, तो उनके बहुत सारे डिमांड्स इस बार आपको देखेगा कि इसमें संकल्प पत्र में है। तो हम ये समझते हैं कि शायद हम लोगों के लिए बेहतर भूमिका ही होगी, क्योंकि हम लोगों इन आंदोलनों को हम ही लोग चलाते रहे आमतौर पर, और वो आंदोलन का एक असर दिखा, उस आंदोलन से मुद्दे आए, एजेंडे में आए। अब उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का समय आएगा, तो अब लगता है कि एजेंडे को फार्मूलेट करने में जितना लेफ़्ट का रोल रहा है, हमारे मूवमेंट का रोल रहा है, शायद एजेंडे के इम्प्लीमेंटेशन में भी उतना ही रोल होना चाहिए मूवमेंट का। इसीलिए हमें लगता है कि हम लोग मूवमेंट की पार्टी के फोर्स के रूप में ही हम लोग अगर रहें तो अच्छा रहेगा। सेकेंडली, एक जो ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, तो बीजेपी को अगर हम लोग इसमें सफल हो जाते हैं सत्ता में आने से, तो तब भी बीजेपी की देश में सरकार होगी और बिहार में बीजेपी एक बड़ी ताकत के हिसाब से रह जाएगी। तो बीजेपी का जो सोशल पॉलिटिकल एजेंडा है, और उससे जो पूरे मजदूर, किसान या तमाम मेहनतकश लोग, या जो भी देश में डेमोक्रेसी चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने तो एक बहुत दिक्कत वाली स्थिति रहेगी। तो बीजेपी की इस पॉलिटिक्स को, पॉलिसीज़ को भी और पॉलिटिक्स को भी कन्फ्रंट करना, डिफीट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा, जो काम मैं समझता हूँ कि महज सरकार से नहीं हो सकता। तो उसमें एक मूवमेंट की बड़ी ज़रूरत है, और हम समझते हैं कि शायद हम लोगों के लिए बेहतर ही होगा, पूरे बिहार के लिए, ओवरऑल मूवमेंट के लिए भी, कि हमारा स्पेशलाइजेशन इसी में रहे फ़िलहाल, कि हम मूवमेंट के फोर्स के रूप में काम करें, सरकार को बनने में, चलने में, चलाने में मदद करें, और ये कोशिश करें कि जो एजेंडा बना है वो एजेंडा ढंग से इम्प्लीमेंट हो। आपने अभी कहा कि जो बीजेपी सरकार केंद्र में रह जाएगी, तो चुनाव के हार जीत से बहुत चीज़ें तय होंगी और बहुत चीज़ें नहीं भी तय होंगी। पार्टी का क्या एजेंडा है पूरे बिहार को लेकर के? पार्टी का जो एजेंडा है, मैं इसको कहता हूँ कि आप 3Ds। हमारी पार्टी की जो शुरुआत हुई, उस समय लोग कहते थे कि सबसे जो दबे कुचले लोग हैं बिहार के, सबसे उत्पीड़ित लोग हैं, तो एक तरह से उनकी डिग्निटी के सवाल, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल था। और ये एक तरह से बहुत नेचुरल ढंग से, जैसे हमारे मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो लोगों ने इस पार्टी को, इस मूवमेंट को इसी रूप में लिया कि जो हमारे सामने एक बेसिक एक ह्यूमन डिग्निटी का सवाल है। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले भोजपुर में अपने साथियों से बातचीत हो रही थी, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई, लोग कहते हैं कि इतने दिन से माले के लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत कुछ मिला नहीं। तो एक बुज़ुर्ग साथी वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें खांसने की आज़ादी मिली। अब समझ लीजिए कि यहाँ किस तरीके का माहौल था कि वो बहुत
ढंग से उन्होंने रखा कि खांसने की आज़ादी हमको इस मूवमेंट से मिली है, खटिया पे बैठने की आज़ादी मिली। तो डिग्निटी की जब हम बात करते हैं, डिग्निटी की शुरुआत उस लेवल से हुई है जहाँ बिल्कुल कोई इंसान का दर्जा ही लोगों को नहीं मिल रहा था। वहाँ से शुरू करते हुए वोट डालने का अधिकार, ज़मीन, मजदूरी, और अब धीरे धीरे निश्चित तौर पर आज एजुकेशन, हेल्थ। तो एक डिग्निटी भी, देयर इज़ डिग्निटी एंड डिग्निटी। तो एक बेसिक डिग्निटी से लेकर के, तो डिग्निटी के साथ डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। तो डिग्निटी फर्स्ट डी, सेकंड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट भी आज पूरा अच्छा है कि बिहार ने क्रिटिक डेवलप किया। अब डेवलपमेंट सुनते ही लोग, एक ज़माना था कि डेवलपमेंट सुनते ही लोगों को अच्छा लगता था। अब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से क्रिटिक डेवलप किया कि रोज़गार रहित विकास हो नहीं सकता। अगर सिक्योर, रिस्पेक्टेबल, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो डेवलपमेंट बहुत हॉलो है, कुछ नहीं है। एजुकेशन अगर नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारे स्ट्रक्चरल जो चेंजेस अगर नहीं है, जो पावर स्ट्रक्चर है, जो लैंड रिलेशंस हैं, इसमें अगर कोई प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो डेवलपमेंट का भी खास मतलब नहीं है। और इसी से आता है थर्ड डी, विच इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा गरीबों को ही डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो बस इतना ही देखना है कि जो स्टेटस क्वो है, बस उनके लिए पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि इसी ऑर्डर को हमको चलाते रहना है। अब उसमें जो भी लोगों का विरोध हो, अंतर विरोध हो, उसको कुछ मैनेज करना है। फॉर अस पॉलिटिक्स इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे लिए स्टेटस क्वो से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, हमको इसको बदल देना है। तो उसके लिए बहुत डेमोक्रेसी एक मिनिमम शर्त है कि बिना डेमोक्रेसी लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। तो ये 3D हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं थीमेटिकली ये हमारा एजेंडा है। इस एजेंडे में मुद्दे बदलते रहते हैं, नए नए मुद्दे आते हैं, लेकिन एसेंशियली इट्स अबाउट दिस 3Ds। इस डिग्निटी से ही एक सवाल पैदा होता है कि भूमि सुधार आयोग बना था और 2008 में उसने रिपोर्ट दी, 2009 में उसको शायद भंग कर दिया गया, और आप लोगों का खास जो है ML पार्टी का बहुत काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था कि उसको लागू किया जाए। वो भूमि सुधार का एजेंडा क्या अभी आपके उसमें एजेंडे में है? बिल्कुल। और क्या उसको जब सरकार बनती है तो उसको लागू करवाने के लिए कोई आप लोगों ने? बिल्कुल। अभी जो संकल्प पत्र है उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ बातें हैं। जैसे इसमें भूमि सुधार में 3-4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो जो लैंड रिफॉर्म कमीशन ने भी कहा था कि बिहार में ऐसा नहीं कि ज़मीन नहीं है बांटने के लिए, तो सीलिंग से फाजिल ज़मीन है, गैर मज़रूरा ज़मीन है, भूदान की ज़मीन है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार ने ना सिर्फ लैंड रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया, बल्कि जो एक भूदान का भी एक ढांचा बना हुआ था यहाँ, भूदान यज्ञ समिति करके, तो उसको भी इन्होंने डिसमेंटल कर दिया। भूदान विनोबा भावे ने उस दौर में शुरू किया था एक तरीके से जो ज़मींदारी उन्मूलन के एक पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब लैंड में बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जो लैंड रिफॉर्म जो भी लागू हुआ है वो सरकार की कोशिश से नहीं, वो लोगों के लड़ाई से। लोगों ने कुछ ज़मीन जो सीलिंग से फाजिल ज़मीन है, गैर मज़रूरा ज़मीन है, गरीबों ने अपने कब्जे में लिया। तो गरीब के कब्जे में जो ज़मीन है उस ज़मीन से गरीबों को अभी बेदखल करने की एक मुहिम चल रही है। इस समय हमारे सामने 2 बड़े नारे हैं, बहुत पॉपुलर नारे हैं कि जिस ज़मीन पर हम बसे हैं वो ज़मीन हमारी है, और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये बिहार के इस समय के लैंड क्वेश्चन को लेकर सबसे पॉपुलर 2 डिमांड्स हैं, जो डिमांड्स हमारे भी हैं। तो हमने इसको रखा है कि पहली बात तो एविक्शन पर रोक लगाओ। ये गरीब को अगर घर नहीं है, एक झुग्गी डाल करके रह रहे हैं शहर में, गांव में, तो अगर आपको किसी दूसरे काम के लिए वो ज़मीन बहुत ज़रूरी है भी, तब भी पहले ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करो, रिहेबिलिटेशन करो, तब जाके करो। तो एक तो एंटी एविक्शन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़मीन से बेदखली को रोकना इम्पॉर्टेंट है, और जो ज़मीन है रिडिस्ट्रीब्यूटेबल, उस ज़मीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो। तीसरा इसमें पहलू है इम्पॉर्टेंट, जो बिहार में शेयर क्रॉपिंग, बटाईदार। तो बटाई पर लोग खेती कर रहे थे और बटाईदारों को अपना हक नहीं मिला। जैसे आप समझ लीजिए कि ये जो सब्सिडी मिलती है डीजल की, तो वो जो लैंड ओनर हैं उनको दिया जाता है, न कि जो आदमी जो बटाईदार है, जो लीज पे ज़मीन लेके कर रहा है। अगर फसल बर्बाद हो जाए तो उसका जो मुआवजा है वो लैंड ओनर को मिल रहा है, न कि बटाईदार को। जो KCC है, किसान के लिए क्रेडिट, वो बटाईदार को नहीं मिल पाता था। तो लड़ करके हम लोग एक हद तक
ये हासिल किया। केसीसी भी आजकल बटाईदारों को मिलता है, कुछ सब्सिडी भी मिलने लगी है, तो ये बटाईदारों का हक, और ये हमारे जो संकल्प पत्र है 25 सूत्री उसमें बात आ गई है। और अब हमें लगता है जो किसानों का बिल आया है, इससे पूरे बिहार के बटाईदार बहुत इस समय चिंतित है, परेशान है, क्योंकि जब कंपनी वाले वो ज़मीन पर कब्जा करने लगेंगे तो अब जो बटाईदार अभी मान लीजिए 5,000, 7,000, 10,000 दे करके उनको अगर ज़मीन मिल रही है तो उसका रेट इतना बढ़ जाएगा कि अब गरीब के लिए वो थोड़ा बहुत पैसा लगा करके जो एक ज़मीन जोतेंगे, ये जो उम्मीद उनकी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ज़मीन पर बिल्कुल कब्जा हो जाएगा कंपनी वालों का, और चाहे वो ज़मीन रखने वाले किसान हो, चाहे बटाई पर खेती करने वाले किसान हो, ये सारे बिल्कुल खेती से बेदखल हो जाएंगे, वो किराएदार बन जाएंगे, एक तरीके से कंपनी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो इससे भी एक बड़ा सवाल, तो लैंड रिफॉर्म या कुल हम अगर उसको और ब्रॉडली कहें तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स, तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स का एजेंडा हमारा है, और उसमें पुराने इश्यूज़ भी हैं और जो नए इश्यूज़ आ रहे हैं नए इश्यूज़ भी हैं। और ये अच्छी बात है कि इसमें जैसे पंजाब ने कहा कि सरकार का कानून लागू नहीं होगा पंजाब में, महागठबंधन के संकल्प पत्र में भी ये बात है कि ये जो एमएसपी को लेकर के जो कानून बना है वो बिहार में हम लोग केंद्र का कानून नहीं लागू होने देंगे, बिहार का अपना होगा, और एमएसपी की हम गारंटी करेंगे, और सरकार अपने खरीदने का जो सरकार का जिम्मा है उसको पूरा करें। हाँ, कहने का मतलब ये है कि पूरा एग्रेरियन अगर रिफॉर्म करते हैं तो आप जो बाजार समितियां थी जिसको एक तरीके से डिफंक्ट हो गई, उनको फिर से जीवित किया जाएगा, और वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसे जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने एक ठोस कहा था कि हम 3 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को देंगे। उस किस्म का कोई एजेंडा आप लोग ला पा रहे हैं कि नहीं, या उस तरह का कोई वादा? क्योंकि लोगों को जहाँ पे मैं रोहतास के इलाकों में गया और बथानी टोला में ही गया, एक बड़ा विचित्र मामला था कि वहाँ के जो भूमिहीन किसान हैं जिन्होंने अपनी सरकारी ज़मीन पर अपने घर बनाए, उनको तो उजाड़ने का आदेश है, लेकिन वहीं पे 95 बीघे का एक पूरा प्लॉट है जिस पर दबंग लोगों का कब्जा है, उसको सरकार नहीं खाली करवा पा रही। तो कोई ठोस जो है भूमिहीन किसानों के लिए इसमें ज़रूर हमें लगता है कि आप मैंने ठोस रूप से कहेंगे तो अभी कोई लैंड रिफॉर्म या वो एजेंडा शायद संकल्प पत्र में नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा कि हम एविक्शन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, और लोगों के लिए जैसे 3 डिसमिल, ये भी बात शुरू हुई थी 20 डिसमिल से, 10 डिसमिल, 5 डिसमिल, 3 डिसमिल करते करते अल्टीमेटली नीतीश जी ने कहा कि हम पैसे देंगे, अब ज़मीन खरीद करके देंगे, तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया। तो अब लोगों के सामने मेरे ख्याल से हाउसिंग का एक एजेंडा है कि हमारे लिए पक्का मकान चाहिए, और ये होमस्टेड लैंड का सवाल है, और ये जो हरियाली, जल जीवन हरियाली के नाम पर जो बुलडोज़र चल रहे हैं, गरीबों को बेदखल किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि बेदखली को रोकना, और वो जो ज़मीन जो आप कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी है, तो वो अगर कोई सेंट्रल इस तरीके के प्लान नहीं बनता है तो ये सब लोकल मूवमेंट्स होंगे, और वो जो ज़मीन है जो दबंगों के कब्जे में है, निश्चित तौर पर वो ज़मीन का ट्रांसफ़र गरीबों के हक़ में, ये हमारे एजेंडे में रहेगा। और ये तो सब कुछ देखिए बहुत कहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी लैंड रिफॉर्म लागू हुआ है, अब बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट आने के बाद एक हद तक वो सरकारी एजेंडे में भी लैंड रिफॉर्म, और एक हद तक ऑपरेशन बरगा, उसमें भी बहुत लैंड राइट्स की बात नहीं थी, कल्टीवेशन के राइट्स की बात थी। तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो एक तरीके से एक मूवमेंट का ही एजेंडा होता है, और वो मूवमेंट का एजेंडा टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट का भी एजेंडा बनता है, और एक दबाव बनता है, तो उसी में गवर्नमेंट कुछ इस पर काम करती है। तो मुझे लगता है कि मूवमेंट का एजेंडा रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार भी इस दिशा में मूवमेंट के अनुरूप कुछ कदम बढ़ाए, और कोई गरीबों के खिलाफ कदम ना उठे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सन 50 के बाद से कोई लैंड सर्वे नहीं हुआ है, तो अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन या कोई इस तरह का अगर लैंड सीलिंग का भी अगर कोशिश की जाए, क्योंकि डी बंदोपाध्याय ने जो आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया कि रिकॉर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं, सरकार के पास रिकॉर्ड्स नहीं है कि कोई ज़मीन कहाँ है। तो सबसे पहला तो काम ये होगा, अगर मांग स्वाभाविक रूप से बने, कि उसका सर्वे कराया जाए। तो क्या इसकी कोई मांग आप लोग रखने वाले हैं? हाँ है, लैंड बेसिकली जो बंदोपाध्याय साहब ने 2-3 बातें की थी। एक तो सीलिंग के मामले में भी उन्होंने कहा था कि एक स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, सीलिंग के नाम पर 5-5 किस्म की ज़मीन का बंटवारा, तो उसको उन्होंने कहा था कि इसको थोड़ा रिड्यूस करिए, एकदम यूनिफॉर्मिटी ना भी संभव हो, एक रैशनलाइजेशन हो सीलिंग का।
तो मेरे ख्याल से वो भी ज़रूरत इसकी है। ज़मीन का फिर से सर्वे हो और उस सर्वे में गरीबों के लिए जो कुछ सर्वे नीतीश जी के ज़माने में भी कुछ बात हुई, और उस सर्वे में बेसिकली वो क्योंकि उनका इरादा कुछ और था, तो उस सर्वे से एक तरह से गरीबों के खिलाफ वो सर्वे जा रहा है। तो हमें लगता है कि सिर्फ सर्वे नहीं, सर्वे के साथ साथ एक तो जो गरीब के पास अभी ज़मीन है तो उसको आपको रेगुलराइज करना होगा। अब जैसे दिल्ली में ही देखिए ना, अनऑथराइज कॉलोनीज के सेटलमेंट, रेगुलराइजेशन, यहाँ तक कि बीजेपी जैसी पार्टी भी अभी उसका ही नारा है। तो अनऑथराइज, तो जहाँ लोग बसे हैं, वर्षों से बसे हैं, तो एक पीपीए एक्ट भी यहाँ है, तो ये लोग जहाँ बसे हैं लंबे समय से, तो उनका तो एविक्शन हो नहीं सकता। तो हमें लगता है कि ये देखते हुए एक लैंड का रैशनलाइजेशन आपको करना होगा, सर्वे भी, रिकॉर्ड्स भी अपडेट करना होगा और एक रैशनलाइज भी करना होगा। ये जो संकल्प पत्र आप लोगों का है, क्या वो सारी पार्टियों से सहमति लेकर किया गया? मोटे तौर पर देखिए, इसमें एक प्रपोजल सबने कुछ भेजे। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता है। एग्जैक्टली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी एक प्रोटोटाइप कह लीजिए आप, क्योंकि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोगों ने सोचा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पूरी तरह से तय करने में इट टेक्स टाइम। तो जाहिर सी बात है कि ये बेसिकली तो एक सीट शेयरिंग अरेंजमेंट रहा, और सीट शेयरिंग अरेंजमेंट के साथ एक पॉलिटिकल कैंपेन की दिशा तय हुई कि बिहार में सरकार बदलने के लिए, और जिसमें सब लोग एग्रीमेंट में आए। तो मोटे तौर पर जो पॉइंट्स कॉमन निकले, जो हमारे एजेंडे में है, जो आरजेडी के एजेंडे में है, उनके कुछ कॉमन पॉइंट्स को लेकर के इसको बेसिकली एक चार्टर आप कह लीजिए, अभी एक तरह से कैंपेन चार्टर है, और चुनाव के बाद उम्मीद करते हैं कि बहुमत मिलने से एक प्रॉपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी फ्लैश आउट किया जाएगा। जब सरकार बनेगी तो एक सीएमपी आप लोग बनाएंगे सहमति से, उसमें देखा जाएगा कि क्या होता है। इस एजेंडे को देख करके, और एमएल का थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है महागठबंधन में, और सीटें भी लगभग पूरे वामखेमे को 29 मिलती हैं, जिसमें से 19 आप लोगों के, आपकी पार्टी को मिली हैं। बीजेपी एक किस्म का कैंपेन माने लोगों में प्रचार कर रही है कि चीन का डोकलाम वाला मामला, कि ये लोग चीन के समर्थक हैं, और इस किस्म का एक हमने देखा ग्राउंड पे कि इनको वोट मत करिए, इनको वोट देना यानी चीन को वोट देना। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, बीजेपी की बौखलाहट है इस चुनाव में, उसको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। इस चुनाव में देख लीजिए बीजेपी ने कहाँ से शुरू किया। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जो त्रासद मौत है, आत्महत्या है, तो उस पार्टी ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, वहाँ से शुरू हुआ। तभी हमको लग गया कि इस चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है नीतीश जी 15 साल से राज कर रहे हैं, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और बीजेपी इस कोशिश में थी कि एंटी इनकम्बेंसी हम बस सिर्फ नीतीश के सर पे रहे, और बीजेपी इससे बच निकले। हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीतीश कुमार तो एनडीए का चेहरा है, और अभी भी नीतीश कुमार, भाजपा वाले अभी भी फॉर्मली कम से कम ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश कुमार से भाजपा कतई खुद को अलग नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को पता है कि इस चुनाव में उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और इसीलिए वो पुरानी बातें, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और उसमें से कोई भी मुद्दा उनका लोगों में कोई असर नहीं डाल रहा है। तो हालांकि ये जो हमने तो बधाई दिया, हमने कहा कि नड्डा साहब हमारे लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी हमारे लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं था माले के बारे में, तो एक उत्सुकता जगी लोगों में कि भाई बात क्या है, कि बीजेपी जो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर पार्टी है, दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और माले एक छोटी पार्टी है, अभी 3 एमएलए हैं, अगर 19 सीट भी है तो बहुत कम ही है, 10% से भी कम है। 243 में 19 क्या है, खास कुछ नहीं है। तो उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा एजेंडा बना दिया है, तो ज़रूर कोई बात है। तो उसमें एक बात ज़रूर है कि भाजपा को शायद ये महसूस हो रहा है कि माले का मतलब महज जो 19 सीट नहीं है, कि माले का मतलब है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से हमला है देश पर, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन है वो एक बहुआयामी आंदोलन है। उसमें जो ज़मीनी ताकतें हैं उनकी गोलबंदी भी चाहिए, एक ज़बरदस्त वैचारिक गोलबंदी भी चाहिए। भाजपा इस देश में मुसोलिनी और हिटलर के चेले हैं, और हमने जो शुरू से तय कर दिया कि मुसोलिनी और हिटलर नहीं, यहाँ भगत सिंह और अम्बेडकर चाहिए। तो मुसोलिनी और हिटलर के बरखिलाफ और भगत सिंह और अम्बेडकर की विरासत को जगाने वाली पार्टी, उभारने वाली पार्टी भाकपा माले है। तो भाजपा को इस विचारधारा से डर है,
अब वो इसको कह रहा है कि चीन चीन, लोगों को पता ही नहीं है, कोई चीन से कोई मतलब ही नहीं है। माले जो है जहाँ लोगों को कहीं भी लोगों को चीन से कोई मतलब नहीं है। माले मतलब गरीबों की दावेदारी, माले मतलब गरीब का मान सम्मान, लोग यही बात जानते हैं। ये ज़बरदस्ती इसको आज चीन से तो बल्कि ज़्यादा जुड़ाव भाजपा का है। हमने देखा कि आरएसएस का भी डेलीगेशन गया चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से मिल करके, कि हम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर से, फंक्शनिंग से आरएसएस वाले, बीजेपी वाला सीखना चाहते हैं। अब मामला बदल गया है। चीन की आर्थिक नीति उसको नकल करना चाहते हैं भारत की सरकार। अभी चीन से सबसे ज़्यादा कारोबार नहीं तो नरेंद्र मोदी है ना, कितने बार चीन गए। अब तो थोड़ा बहुत टिकटॉक, कभी पबजी बैन कर देते हैं, कभी टिकटॉक बैन कर देते हैं। लोग बल्कि पूछ रहे हैं कि भाई चीन के साथ हुआ क्या, कितनी ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई, आप जवाब दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो चीन वगैरह जो मुद्दा उठा रहे हैं वो कुछ भी यहाँ असर नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज़ आलोचना हो रही है कि सबसे मुखर विरोधी पार्टी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया है, तो उसकी चर्चा है एक खास एक सेक्शन में, और उसकी आलोचना भी हो रही है कि जिस पार्टी ने पूरी तरीके से विरोध में काम किया, उस पार्टी के साथ गठबंधन करना कहाँ तक उचित है, पहली बात। और इसके साथ ही कि इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या प्रमुख एजेंडा था जिसकी वजह से आप लोगों को लगा कि गठबंधन कर लेना चाहिए? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, ये सवाल शायद सिर्फ माले के लिए नहीं है, पूरे बिहार के लिए है। तो हम लोगों की पार्टी का 50 साल का आप देख लीजिए, जिसमें टिल 1990 तो बिहार भी एक कांग्रेस रूल स्टेट था मोटे तौर पर, और हमारी जो लड़ाइयाँ रही उस दौर में तो कांग्रेस के खिलाफ रही है। माने बेसिकली गांव में फ्यूडल फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई रही है, और उस फ्यूडलिज्म के एक तरीके से कस्टोडियन के रूप में, मैनेजर के रूप में कांग्रेस पार्टी थी, उसकी सरकार थी। तो कांग्रेस के दमन के खिलाफ भी जीत रही है। 90 के बाद लालू जी आए और उन्होंने गरीबों की उम्मीद जगाने का काम किया। तो पहली बार ज़बरदस्त रूप से गरीबों में जागृति आई, अच्छी बात है। हमने उस समय भी कहा कि देखिए, हम लालू जी का कोई अंध विरोध नहीं करते थे। हमने कहा कि लालू जी ने ये काम तो अच्छा किया कि उनके आने से बिहार में पहली बार गरीबों में एक बड़े दायरे में एक बात आई कि एक गरीबों के हाथ में सत्ता हो, गरीबों की। तो ये उम्मीद जगाने का काम लालू जी ने किया, लेकिन उसको फुलफ़िल करने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए, जो पॉलिसीज़ चाहिए, जो डायरेक्शन चाहिए, वो शायद राष्ट्रीय जनता दल के पास या उस सरकार के पास नहीं था। इसलिए उसको बहुत सारे फ्यूडल फोर्सेस के साथ कंप्रोमाइज़ करना, इसी व्यवस्था के अंदर काम करना था। तो हमने इसीलिए कहा कि अच्छा है। तो हमारे लिए टेक अवे ये था कि जो उम्मीद जगी, अच्छी बात है, हम उसको लेंगे और उस उम्मीद को फुलफ़िल करने के लिए अपने कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जब एक समय आया तो पूरा बिहार उस दौर में देखिए, तो 95 का चुनाव देखिए, नीतीश कुमार तभी अलग हो गए थे लालू जी से, लेकिन 95 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे पीक परफॉर्मेंस था, क्योंकि बिहार को तब भी बहुत उम्मीद थी उस दौर में। और 95 के चुनाव को अगर अब याद करेंगे, माले के पास भी 6 सीट, नीतीश जी के पास भी 6 सीट, हम लोग एक लेवल पर थे, ठीक है। इसके बाद नीतीश जी ने भाजपा से हाथ मिला करके धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव खड़ा किया। नीतीश जी जब आए तो डेवलपमेंट की बात लेकर के आए, वो भी बात लोगों को अच्छी लगी कि एक एजेंडा आया है डेवलपमेंट का, गुड गवर्नेंस का। और इसमें भी धीरे धीरे, जैसे हमने कहा शुरू में, कि लोगों ने अब एक क्रिटिक डेवलप किया कि इस डेवलपमेंट का कोई कंटेंट तो होगा, कोई डायरेक्शन तो होगा। तो अगर रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, खेती में कोई सुधार नहीं है, कोई किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, वर्किंग क्लास के लिए राइट्स की बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के भी एक स्टैंड में कोई डिसेंट एम्प्लॉयमेंट वो नहीं है, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तब डेवलपमेंट का मतलब क्या। तो धीरे धीरे ये माले सिर्फ नहीं, ये पूरे बिहार एक तरह से आप देखेंगे कि दौर में राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीद, फिर राष्ट्रीय जनता दल से डिसोल्यूशनमेंट, नीतीश कुमार से बहुत उम्मीद, अब नीतीश कुमार से डिसोल्यूशनमेंट, अब धीरे धीरे बहुत ज़बरदस्त आक्रोश। तो मुझे लगता है कि जो माले का भी आप देख रहे हैं, वी आर विद बिहार, वो पूरे बिहार का मूड ऐसे ही बन रहा है और हम उसमें कंसिस्टेंट हैं। जो 3 Ds हमने कहा, डिग्निटी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, तो हमारा एजेंडा वो है आज बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। 2014 से एक ऐसा दौर आया जो अनप्रेसिडेंटेड है हमारे देश के लिए, ऐसा लोकतंत्र के लिए खतरा, इस तरीके का पूरे संविधान का पर खतरा, या इस देश में 70 साल में जो भी बना था पब्लिक सेक्टर, उसको बर्बाद कर दो। इस देश में जो भी एक हिस्टोरिकली, ठीक है, बहुत सारे दंगे भी हुए हैं, देश का
आज़ादी के आंदोलन के दौर में पार्टीशन भी हो गया, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन सब कुछ रहते हुए भी एक भाईचारा, एक फ्रेटर्निटी, एक कंपोजिट कल्चर, एक गंगा जमुनी तहजीब, उस पूरी चीज़ को ये तहस नहस करना चाहते हैं। एक सोशल प्रोग्रेस की ओर देश बढ़ रहा है, जहाँ कास्ट आज भी है, लेकिन वो जो क्रूर किस्म का कास्ट ऑपरेशन, उससे हिंदुस्तान निकल रहा था। अब भाजपा के मतलब हो गया वो क्रूरता लौट के आ रही है, क्रूर किस्म का दलित उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ बर्बर किस्म की हिंसा। तो भाजपा मतलब ये जो एक इट्स ए थ्रोबैक, पूरा पीछे की ओर, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भाजपा हमें पीछे धकेल रही है। तो ये जो दौर आया है, तो इस दौर में भाजपा को रोकना ये बहुत प्रमुख एजेंडा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि भाई जो भाजपा विरोधी वोट है उसमें कम से कम विभाजन हो, कम से कम बिखराव हो। तो इसमें ये जो हम करेंगे, तो हम तो कोई पार्टी ईजाद नहीं कर सकते, तो हमारी पार्टी को हम देख सकते हैं कि भाई बेहतर ढंग से पार्टी चले। अदरवाइज़ जो अवेलेबल पार्टीज़ हैं, तो हम सोचने से क्या हुआ, तो पार्टीज़ यहाँ है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और जिसके बारे में कम से कम उसके जितने भी क्रिटिक्स हो, एक बात तो लोग मानते हैं कि बिहार में देश के ज़्यादातर पार्टीज़ अब किसी ना किसी दौर में बीजेपी के साथ उसने हाथ मिलाने का काम किया। अब मायावती जी को ले लीजिए, तो बसपा ने बीजेपी के साथ अलायंस किया है। अब बंगाल में इस समय ममता बनर्जी को लीजिए, इस समय बहुत मुखर हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन एक दौर रहा है जब टीएमसी भी एनडीए का घटक दल था। तो आरजेडी उन विरल पार्टियों में से है, रेयर पार्टीज़ में से है देश में, जिसका एक बड़ा मास बेस है, लेकिन एक रिकॉर्ड है उसका, ट्रैक रिकॉर्ड, कि बीजेपी के साथ उसने कभी पॉलिटिकली हाथ नहीं मिलाया। तो ये बड़ी बात है। तो बीजेपी, इसलिए आरजेडी यहाँ है। और कांग्रेस पार्टी भी आज वो वजूद नहीं है कांग्रेस का जो किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन फिर भी एक नेशनली अपोजिशन की पार्टीज़ हैं और लेफ्ट की पार्टीज़ हैं। तो इसलिए हमें लगता है जो गठबंधन बना, आप देख रहे हैं कि बहुत व्यापक स्वागत हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली जो 2019 के लोकसभा चुनाव का गठबंधन था, वो थोड़ा एक सोशल अलायंस था। उसमें जो पार्टीज़ थी, बहुत पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं दिख रहा था। वो कभी एनडीए में रहने वाले, कभी इधर आने वाले, फिर उधर जाने वाले, ऐसे पार्टीज़ थी। या 2015 में भी नीतीश कुमार आए थे और ज़्यादा दिन टिके नहीं, फिर चले गए बीजेपी के साथ, क्योंकि उनकी एक आदत पड़ चुकी है सबसे पुराने बीजेपी के सहयोगी दलों में। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पुराने बीजेपी के सहयोगी दल अब धीरे धीरे बीजेपी से नाता तोड़ने लगे हैं। एक अकाली दल, एक शिवसेना, और मुझे लगता है कि जिस तरह का अपमान झेलना पड़ रहा है नीतीश कुमार जी को, और बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार जी को डाउनसाइज करने और एक तरीके से डिमोलिश करने पर तुली हुई है, तो ये टूट रहा है। तो हमें लगता है कि हमने इसी हिसाब से तालमेल किया और उसमें दौर बदल गया। आरजेडी की जब सरकार थी, जब, तो हम ठीक है, उस समय हमने विरोध किया, और आगे भी मान लीजिए जो सरकार बनेगी, मुद्दे आएंगे, उस पर हम देखेंगे। लेकिन आज पूरे बिहार आरजेडी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार ने और भाजपा ने तो कोशिश की 15 साल पुरानी यादें दिला करके। लोग कह रहे हैं कि वो सब छोड़िए, 15 साल पुरानी जो आप बात कर रहे हैं वो बातें पुरानी है। आज उससे खतरनाक जंगल राज, वो अगर जंगल राज था तो सुपर जंगल राज योगी जी के नेतृत्व में यूपी में चल रहा है, वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। रोज़गार का सवाल बड़ा मायने रखता है। और इसीलिए जब आज आरजेडी ने कहा कि हम आर्थिक न्याय की लड़ेंगे, अब एक आ गए हैं, आरजेडी का भी एक ट्रांजिशन का फेज़ है, तो एक नया चेहरे के रूप में आए हैं तेजस्वी यादव। तो मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे जो एंटी आरजेडी फोर्सेस हैं, सोशली या पॉलिटिकली, वो पूरे बिल्कुल इसके लिए तैयार है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि लेट अस गिव देम अ चांस। कि चांस तो हमने नीतीश कुमार को इतना दिया, और बीजेपी को भी इतना चांस मिला है। तो अगर आरजेडी को एक थोड़ा सा री इन्वेंटेड एक आरजेडी सामने आए, तो उसको एक चांस मिले, हर्ज, बिल्कुल युवा चेहरा भी, तो हर्ज क्या है। ठीक है। जिस तरीके से आर्थिक न्याय वगैरह की जो बात, ये एक नई चीज़ है कि पिच बन गई है, और अभी हाल के दिनों में एक पहला ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जिसमें रोजगार की बात हो रही है, और उस पिच पे तो इसकी चर्चा है, ज़मीन पे है, ये हम लोगों ने देखा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि प्रवासियों का मुद्दा इस बिहार में, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे लेबर जाती है बाहर, और लॉकडाउन में उसको बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, और वो लोग आने के बाद भी उनको कोई आर्थिक मदद वगैरह नहीं मिली। उस मुद्दे को लेकर के इस महागठबंधन का क्या रवैया है, और सरकार बनने के बाद क्या कोई ठोस उनको देने का मामला है? देखिए, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है, लेकिन शायद उसको बहुत एक अलग मुद्दे के रूप में आप नहीं देख पाएंगे। लोगों ने बिहार ने इस रूप में लिया कि बिहार के सामने एक तो संकट है, पीड़ा,
और पीड़ा के साथ साथ अपमान। तो प्रवासी मजदूर पीड़ित भी हुए। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूरों ने पीड़ा झेली, वो सिर्फ प्रवासी मजदूर ने, उनके परिवार, उनके गांव वाले, वो एक तरीके से पूरे बिहार ने अपनी पीड़ा उसको बिहार ने समझा। और इसके साथ साथ एक अपमान। तो प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से आना पड़ा, नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में सोचा ही नहीं, घर में रहो कह दिया। तो एक बार भी तो सोचा नहीं कि जो मजदूर बाहर हैं वो तो वहाँ तो उनका घर नहीं है, घर तो उनका बिहार में है। वो तो कमाने के लिए गए थे लुधियाना, कमाने के लिए गए थे सूरत, अहमदाबाद या नोएडा, गुड़गांव। तो वो घर, अगर घर में रहना है वो घर में कैसे रहेंगे? आप 4 घंटे में तालाबंदी कर दे रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों के बारे में किसी ने सोचा नहीं, ना नरेंद्र मोदी ने सोचा, ना नीतीश कुमार ने सोचा। और जब वो अपनी पहल पर, बल्कि इस दौर में लोगों ने ये देखा कि भाकपा माले जैसी पार्टी, हमारे ट्रेड यूनियन AICCTU, पूरे देश में जहाँ हम लोगों से जितना बन पड़ा है, तो हर शहर में प्रवासी मजदूरों के पास उनको राशन मिले। उनके लिए जब येदियुरप्पा ने कहा ट्रेन नहीं चलेगी, ये हमारे कॉमरेड क्लिफ्टन थे AICCTU के, वो लोग बेंगलोर हाई कोर्ट में जा करके उसको ओवरटर्न करा करके, तो प्रवासी मजदूरों के पक्ष में कुछ कदम उठे। हमने इसकी कोशिश की। मजदूर जब बिहार की सीमा तक पहुँचे, नीतीश कुमार ने कहा कि घुसने नहीं देंगे। वहाँ लड़ करके प्रवासी मजदूर बिहार के अंदर आ सके, इसके लिए हम लोग लड़े। जब गांव आ गए तो उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, जो मजदूरों के लिए एक यातना शिविर से अलावा कुछ नहीं था। पीने का पानी नहीं, भोजन नहीं, मच्छरदानी नहीं। तो वहाँ भी हमारे साथियों ने प्रवासी मजदूरों का साथ दिया। तो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनका अपमान, वो एक तरीके से पूरे बिहार की पीड़ा और अपमान के अंदर वो मुद्दा है। अब बाकी जो सवाल है, तो प्रवासी मजदूरों के लिए 2-3 बातें। एक, उनको पलायन ना करना पड़े। तो पलायन ना करना पड़े तो इसके लिए बिहार में रोज़गार चाहिए। और वो रोज़गार, जैसे पलायन कोई क्यों करता है? हम सुन रहे हैं कि आजकल यूपी में योगी जी कह रहे हैं कि मजदूरों को जाना नहीं पड़ेगा, हम गांव में रोज़गार दे देंगे। तो गांव में आप कैसा रोज़गार दीजिएगा? कौन सा रोज़गार, कैसा रोज़गार? क्योंकि एक मजदूर जब चला जाता है हरियाणा, पंजाब, मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, उसको पता है कि बहुत असुरक्षा है, बहुत अपमान झेलना पड़ता है। समय समय पर वो कहेंगे कि भैया लोगों को भगा दो, उत्तर प्रदेश में बिहारियों को भगाओ, ये महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ। तो इतने इनसिक्योरिटी, इतना इंसल्ट ये झेलते हुए भी प्रवासी मजदूर सिर्फ इसलिए बाहर जाता है कि वो जो वहाँ जा कर के अगर 800 रुपया दिहाड़ी कमा लेगा, 1000 रुपया कमाएगा, वो बिहार यूपी में रह करके नहीं कमा सकता। तो अगर आप प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकना चाहते हैं, जो चाहिए, तो तब बिहार के अंदर उस लेवल का मनरेगा कह देने से नहीं चलेगा। तो हमने कई पॉइंट्स सुझाए हैं कि मनरेगा को इम्प्रूव कीजिए, उसके टर्म्स। मनरेगा परिवार सेंट्रिक नहीं है, जॉब कार्ड इंडिविजुअल्स को मिले हैं। तो आप हर परिवार को साल में 150 दिन, 200 दिन के रोज़गार क्यों कह रहे हैं? आप कहिए कि हर व्यक्ति को, हर जॉब कार्ड धारी को साल में कम से कम 200 दिन का रोज़गार, उसमें मिनिमम वेज की गारंटी कीजिए। तो पति पत्नी दोनों कमाएं, पूरे परिवार को अगर रोज़गार मिले तो शायद तब अप्रॉक्सीमेटली वो लेवल पर उनको रोज़गार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, जो वो बाहर जा कर के कमा सकते हैं। तब उनको लगेगा कि बाहर जा कर के वहाँ भी तो खाने पीने का खर्च है, वहाँ भी तो एक सेटअप हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो शायद तब हम अगर यहीं रहेंगे तो थोड़ा कम भी कमाएंगे, लेकिन कुल मिला करके हम बेहतर रहेंगे। सेकंड, आपको बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना होगा। तो बिहार में एक ज़माने में जब इंडस्ट्री कुछ बनी थी, वो इंडस्ट्री बहुत दिनों से बंद पड़े हुए हैं। सब डालमिया नगर बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, चीनी मिलें बंद है, थोड़ा बहुत आप मुंगेर का कुछ इंडस्ट्रियल इलाका है, कुछ बेगूसराय के यहाँ कुछ है, बाकी बिहार में एक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो बिहार के लिए वायबल इंडस्ट्री आपको सोचना पड़ेगा। एग्रो बेस्ड भी लेबर डिस्प्लेसिंग हाईटेक इंडस्ट्री से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे MSME सेक्टर के बारे में सोचना होगा जहां बिहार में एक ठीक ठाक काम लोगों को मिले। तीसरा, हमें लगता है कि इस समय सिर्फ प्रवासी मजदूर के बारे में हम ना बात करें, हम जो प्रतिभा का पलायन होता है, ब्रेन ड्रेन, इसके बारे में भी बात करें। तो आज के ज़माने में लोग, देखिए, नॉलेज इंडस्ट्री एक टर्म आ गया। लोग जब इंडस्ट्री कहते हैं तो हमारे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि समुंदर नहीं तो इंडस्ट्री कहाँ से बनेगी। तो अब पता नहीं इसके लोग करेंगे क्या। हमने तो कहा कि शायद जोगी जी के पास चले जाएंगे, तो जोगी जी नाम बदल देते हैं, इलाहाबाद का नाम बदल दिए, मुगल सराय का नाम बदल दिए। तो जोगी जी चाहेंगे तो बंगाल की खाड़ी को बिहार की खाड़ी कह देंगे, लेकिन उससे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समुंदर यहाँ नहीं आएगा।
तो समुंदर नहीं आएगा, लेकिन तब भी इंडस्ट्री बन सकती है, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है, पूरे राजस्थान में है, लैंडलॉक्ड बहुत सारे स्टेट्स में इंडस्ट्री है। और अगर आप नॉलेज इंडस्ट्री की बात करेंगे, आईटी हब की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार में ज़बरदस्त बिहार से ब्रेन ड्रेन होता है। तो वो अगर हम बिहार में पटना, अराउंड पटना अगर ऐसा एक डेवलप करें, एजुकेशन इम्प्रूव कर जाए बिहार में, तो अगर बेंगलुरु में हब बन सकता है, अगर हैदराबाद में बन सकता है, कलकत्ता में बन सकता है, तो क्यों नहीं पटना में बन सकता है। तो आपको इंडस्ट्री को रीविजुअलाइज करना होगा, यू हैव टू री इमेजिन, और तब एक बिहार में इंडस्ट्री के लिए भी एक रोड मैप, उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट अभी है बिहार के आज के जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन वर्कर्स, वीमेन वर्कर्स, मिड डे मील, आपके आशा, तो उनके जो डिमांड्स हैं बहुत बेसिक। तो इसमें अभी साझा संकल्प पत्र में इतनी बात है कि हम ऑनोरेरियम को डबल करेंगे, लेकिन उनके डिमांड ऑनोरेरियम नहीं, उनके डिमांड है बेसिकली एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, रिकॉग्निशन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो मुझे लगता है कि चलो ऑनोरेरियम को बढ़ाना, दैट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके हमको आगे बढ़ना होगा। मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम वेज मिलना चाहिए, एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, ये सारी बातें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बात भी साझा संकल्प पत्र में आया है। तो कुछ अच्छी बातें आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग का तो खत्म करने का ख़त्म करने की बात है, ये आम आदमी पार्टी ने भी शुरू में दिल्ली में कहा था, लेकिन उसने किया नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में इसको किया भी जाए। बातें तो हुई है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की जगह पे सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल, तो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, रिस्पेक्टेबल, और एक थोड़ा सा रेमुनरेशन ऐसा हो जिसको एक ज़माने में लिविंग वेज कहा जाता था, वो लिविंग वेज मिले, सिर्फ मिनिमम या सब्सिस्टेंस वेज नहीं। तो ये बातें भी, तो कुल मिलाकर के एम्प्लॉयमेंट जब हम कह रहे हैं इस बार, वो एम्प्लॉयमेंट महज एक क्वान्टिटेटिव बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी भी, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी भी, एम्प्लॉयज़ के राइट्स भी। तो ये अगर बन जाए बिहार में, और ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार आमतौर पे अभी भी प्रिडोमिनेंटली रूरल, प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है। लेकिन अगर ये बातें बिहार में एजेंडे में आ गया, तो ज़रूर वो अचानक किसी के दिमाग में नहीं आया, ज़रूर ये ज़मीनी बदलाव हो रहे थे, और अब जा कर के उसको एक रिकॉग्निशन मिला, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन। ये अच्छी बात है कि लंबे समय से लोग आंदोलन कर रहे थे, ये मुद्दे अब पॉलिटिकल मुद्दे बनने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए अपने व्यस्त समय में। आपने भी अच्छा सवाल पूछा, और हमें लगता है कि अच्छी बात। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग बने रहेंगे, आगे भी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। तब तक देखते रहिए वर्कर्स यूनिटी का फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, और workersunity.com पे जाकर के अन्य खबरें पढ़ सकते हैं। नमस्कार।